सबको ही यहाँ पे। तो मैं आपको अब मंच देती हूँ, आप अब प्रेजेंट करिए, आप कुछ बताइए, उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर होंगे। बाकी लोग सब अपना म्यूट पे रहेंगे, अपना कैमरा भी म्यूट पे करेंगे और अपनी आवाज भी म्यूट करेंगे, और जब समय आएगा आपको प्रश्न पूछने का, देन दे विल अनम्यूट एंड कम फॉरवर्ड। सो चंदन, वेलकम एंड इट्स ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे लिए तो सीआई में हमेशा आना या वहाँ के लोगों से मिलना, सीआई तो अपना घर ही है, इसलिए जो है आपने जब कहा तो मुझे लगा कि जो है ना आज ही कर लूँ वो, लेकिन लास्ट टाइम जो है कुछ काम था, उसके कारण जो है मैं नहीं कर पाया। तो मैं कीन था कि जो है दोबारा मौका मिले, और आपने मौका भी दिया, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड थैंक यू टू ऑल रिसर्चर्स, एमफिल रिसर्चर्स कि वो इस सेशन में जुड़े हैं मुझे सुनने के लिए। मैं बहुत ही, और मैंने जो है अपने रिसर्च से पहला चीज़ तो ये सीखा कि एमफिल या पीएचडी का रिसर्च आपका आखिरी रिसर्च नहीं है, बल्कि आपका पहला रिसर्च है। तो जो एमफिल कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, और इसलिए जो है इस रिसर्च में खूब सारा अपना समय देते हैं। और कई बार बहुत एंग्जाइटी भी होती है कि ये नहीं किया, ये छूट गया, या फिर इसको पूरा कर लेते तो और अच्छा हो जाता। तो जब रिसर्च क्या पाया, मेरा जो एक अनुभव रहा है वो तो यही रहा है कि अपने रिसर्च को जो भी आप कीजिए उसको पहला ही समझिए, आखिरी नहीं समझिए। तो फिर जो है उसमें जो भी आप करेंगे उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, साथ में आप बहुत कुछ कर पाने के लिए उसमें तैयार होंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ गड़बड़ हो जा रहा है या कुछ वैसा हो जाए जिसके कारण जो है मेरा रिसर्च जो है वो हो सकता है हमेशा के लिए जो है उसको याद ना किया जाए। आज के जो सेशन का जो मुख्य टॉपिक है, मैं अपने प्रेजेंटेशन पे चलता हूँ, और धीरे धीरे जो है मैं आप लोग को जो है क्या क्या आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे डिस्कस करने वाला हूँ, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो भी बात करूंगा उसके साथ उदाहरण मैं दूंगा, इसलिए मैं बहुत कंसेप्चुअली बात नहीं करने वाला हूँ। मैं अपने रिसर्च में जो भी मैंने उपयोग किया है, सही या गलत, उसको लेते हुए मैं आपसे बातचीत करूंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं यदि हम एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को डेवलप करते हैं, या फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को डेवलप करने की ओर बढ़ते हैं। तो मैं प्रेजेंट करने की तरफ चलता हूँ। स्क्रीन अपने आप को मैं वीडियो जो है ऑफ कर देता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुलिका मैम? हाँ चंदन, अभी स्क्रीन दिख रहा है। हाँ ठीक है। ओके, सो ये जो 8वां सेशन है डूइंग रिसर्च सीरीज का, इसके लिए जो भी टॉपिक मुझे नमिता मैम ने सजेस्ट किया था, मैंने उसी टॉपिक को थोड़ा बहुत जो है चेंज करते हुए, और ताकि जो मेरी शेयरिंग्स हैं और साथ में जो एक्सपेक्टेड है उन दोनों को मिलाया जा सके। सो मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ डेवलपिंग अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। और वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप कैसे होगा, तो उसके लिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कैसे एक जरिया हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, इन सब चीज़ों की मैं बात करूँगा। मेरी आइडेंटिटी जो है, क्योंकि आइडेंटिटी के ऊपर मैम ने जो है कहा आपसे कि आप क्या हैं, और वो आइडेंटिटी जो है वो बताता है। तो मैं तो अपनी अभी तक जो आइडेंटिटी है वो सीआई वाला ही लेकर चल रहा हूँ, इसलिए आप देखेंगे कि मैं अभी तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ हूँ, लेकिन अभी फील नहीं कर रहा हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया हूँ या फिर उस रोल में हूँ। अभी मेरी आइडेंटिटी वही स्टूडेंट वाली और सीआई की स्टूडेंट वाली है, इसलिए मैं उस नाम को छोड़ता नहीं हूँ जहाँ पे भी मुझे अपने परिचय को देना हो। तो आज का ये जो सेशन है उसमें हमारे की क्वेश्चंस क्या हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं, समझने वाले हैं। जो पहला की क्वेश्चन मेरे
ध्यान में आया कि कोई भी रिसर्चर वो सोचेगा या समझेगा या आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहिए, वो है कि आखिर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हम क्यों करें, क्यों ज़रूरी है। जब मैं अपना रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि मैंने जो टॉपिक चुना है उस टॉपिक के ऊपर सीधा डेटा कलेक्ट करूं और डेटा कलेक्शन करने के बाद उससे जो भी उसके एनालिसिस से जो भी विश्लेषण होगा उसको फाइंडिंग्स के तौर पे मैं अपने लास्ट चैप्टर में लिख दूंगा और वो मेरा जो है पूरा का पूरा थीसिस हो जाएगा। पर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की क्या अहमियत है ये समझे बिना यदि हम इस पूरे काम को करते हैं तो शायद हमारा रिसर्च जो है वो आप ऐसा समझिए कि एक बहुत विशाल मेले में जो है खोए हुए एक बच्चे की तरह हो जाएगा, जहाँ पे आपको उसको लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा कि आपने जो है आप कहाँ प्लेस्ड हैं, आप कहाँ से आपने शुरुआत की है, आपको कोई कैसे ट्रैक कर सकता है। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कई चीज़ों को लेकर के बात करता है और इसलिए इसकी महत्ता जो है रिसर्च में हमेशा रही है अलग अलग तरीके से। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। फिर हाउ टू डू इट एज अ बिगनर, मिडवे एंड एडवांस लेवल। मुझे लगता है कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जो हम लोग करते हैं हमेशा एक ही पेस से नहीं करते हैं, एक ही अप्रोच से नहीं करते हैं। जब हम एमफिल में एंटर करते हैं और ये रिव्यू करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे अपने रोल में एज अ रिव्यूअर भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदलती हैं। और जब हम अंत में जब हम अपने थीसिस को सबमिशन के तरफ ले जा रहे होते हैं या उस अंतिम चरण में होते हैं तो वहाँ पे जो रिव्यू करने का स्टाइल होता है हमारा, या वहाँ पे रिव्यू करने के लिए जो भी अलग अलग अप्रोच हम अपनाते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होता है बिगिनर लेवल से। इसकी भी थोड़ी बहुत जो है मैं आप लोगों के साथ जो है उदाहरण के साथ बातचीत करूँगा कि कैसे हम रिव्यू को हमें करना चाहिए या उसमें क्या अलग अलग तरीके हैं। फिर हम आते हैं हमारे आज के सवाल पे कि वाई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की ज़रूरत क्यों है, और मैंने जो अपने रिसर्च में सीखा समझा उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बातचीत करूँगा कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किस लिए जो है हमें लेना चाहिए। साथ में हाउ टू डेवलप एंड यूज़ इट इन ओन रिसर्च। आपको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करने आ गया, आपने डेवलप भी कर लिया, लेकिन आप यदि इसको रिसर्च में अपने यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसको रेफर नहीं करते हैं तो फिर जो है वो किसी कार्य का नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है ना डेवलपमेंट और साथ साथ जो है उसको कैसे रिसर्च में प्लेस करें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। तो इन 4 बिंदुओं पे हम लोग जो है आज के सेशन में कुछ कुछ सीखेंगे। सारी बातें नहीं मैं कह पाऊंगा या फिर मुझे आता भी नहीं है, लेकिन जो आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी बनी है एक रिसर्चर के तौर पे कि आखिर हम किस तरह से अपने काम को करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। हमारे पास जब भी हम कोई स्टडी शुरू करते हैं या कोई टॉपिक लेते हैं अपने एमफिल रिसर्च के लिए या पीएचडी रिसर्च के लिए, तो ये उसके बारे में या उसके इर्द गिर्द जिस भी तरह के बाकी रिसर्चेस, स्टडीज़ या कई तरह के डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, डेटा, ये तमाम चीज़ें जो है उसका एक बहुत बड़ा स्पेस होता है। यानी जो हमारे प्रीवियस या कंटेम्प्ररी या ऑन गोइंग जो स्टडीज़ हैं जिस भी क्षेत्र में हम रिसर्च करना चाहते हैं वो एक ऐसा अथाह समुद्र की तरह होता है या अथाह एक तरीके से बड़ा रिसोर्स की तरह होता है जिसमें से कुछ को ही हम लोग ले पाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे लेफ्ट वाला जो है जिसमें मैंने प्रीवियस या कंटेम्प्ररी या ऑनगोइंग रिसर्च लिखा है उसको मैंने क्लोज नहीं किया है, और वो किसी भी रिसर्चर के बियॉन्ड उसके कैपेसिटी है कि वो हर तरह के प्रीवियस रिसर्च, कंटेम्प्ररी या ऑनगोइंग रिसर्चेस को जो है वो अपने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में ले सके। इसलिए इसको आप कभी क्लोज नहीं समझिए। आपसे या हमसे बहुत सारे रिसर्चेस छूटते हैं। यदि मैं अपने रिसर्च की बात करूं तो मुझे अब लगता है कि मैंने जो अपना पीएचडी का रिसर्च किया उसमें मैंने जो भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स थे उसके लिए अवेलेबल लिटरेचर्स थे उसका शायद जो है 25 से 30% ही जो है मैंने जो है देखा होगा, उसको शामिल करना तो उससे भी कम है अपने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में। इसलिए इसमें चूज एंड पिक वाला जो इशू है
या कैसे उसको सेलेक्ट करें, वो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसकी कि वो कैसे किया जाए, जिसके बारे में इसके बाद में चर्चा करूँगा। तो जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं, कंटेम्प्रेरी रिसर्चेज हैं और ऑन गोइंग रिसर्चेज हैं, मैंने 3 टर्म यहाँ लिखे हैं। जब भी हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहते हैं तो इससे एक भान या एक अंडरस्टैंडिंग ये बनती है, या हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बेसिकली अभी के पहले के जो रिसर्चेज हैं वही केवल जो है हमारे लिए कारगर हैं। जबकि अभी के समय में यदि आप देखें तो आप जिस दौर में आप रिसर्च कर रहे हैं उस दौर में कई रिसर्चेज उसी टॉपिक पे या उससे संबंधित किसी टॉपिक पे चल रही होती हैं, या उससे संबंधित कई सारे डेटा आपके सामने रहते हैं कंटेम्प्रेरी फॉर्म में। और कई बार जो है बहुत सारे रिसर्चेज का एक तरह से जो है एक लंबा दौर भी होता है जिसको आप ऑन गोइंग कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल लर्निंग आउटकम के ऊपर जो रिसर्चेज चलते हैं वो अभी भी चल रहे हैं, पहले भी चलते थे और आगे भी चलेंगे। तो इस तरह के कई सारे रिसर्चेज हैं जिसको आपको कोट करना चाहिए, लेना चाहिए। इसलिए जब भी आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहें या समझें तो उसके लिए जो आपका सोर्स मटेरियल है वो केवल बहुत पहले का सोर्स मटेरियल नहीं होना चाहिए, वो अभी का भी सोर्स मटेरियल हो, आने वाले सोर्स मटेरियल का भी कुछ कॉन्सेप्ट उसमें हो, और प्रीवियस रिसर्चेस तो अवश्य जरूर होने चाहिए, या उनके बारे में तो जो है ना एक बहुत बड़ा जो रिसोर्स है वो तो आप जरूर उसको शामिल करते हैं। अब इसके साथ जो मैंने ये डायग्राम आपके सामने रखा है, इसको जो मैं समझ पा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें ये है कि जब हम अपना रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च में जैसे ये माई रिसर्च स्टडी है जो राइट में मैंने प्लेस किया है, और हमारा जो प्रीवियस कंटेम्प्रेरी या ऑन गोइंग स्टडीज है, इसको लिंक करने का, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का जो काम करता है, जो मेरी स्टडी को इस पूरे बड़े स्टडी या रिसर्च पूल में प्लेस जो करता है, वो है हमारा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हम कहाँ खड़े हैं। अब इसके बीच में जो है जो एक मिसिंग लिंक या एक गैप के तौर पे आप देखेंगे बहुत सारे रिसर्चेस में, वो गैप ही बेसिकली जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का गैप है। हम इस प्रीवियस कंटेम्प्रेरी या ऑन गोइंग स्टडीज से, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, मैंने इसको ग्रीन इसलिए रखा है कि मैक्सिमम जो स्टडीज होती हैं क्योंकि उसमें हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर तक पहुंच जाते हैं। यानी हमारा जो चैप्टर 2 होता है या चैप्टर 3 होता है उसमें हम लिटरेचर रिव्यू तो कर देते हैं, साहित्य समीक्षा तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ से जो अपने रिसर्च तक पहुँचने वाली जो बात है कि अब उस चैप्टर 2 से जो है, जो भी मैंने रिव्यू किया, समीक्षा किया, उससे जो है अब मैं अपने रिसर्च तक कैसे पहुंचूं, उसको उसके जो भी पॉइंट्स है उसको कैसे पहुंचाऊं, ये बेसिकली मैक्सिमम रिसर्चेज में ये गैप्स रह जाता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि इस गैप्स को कैसे भरा जाए, इस गैप्स को कैसे फिल किया जाए, तो उसके लिए हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। यानी सम टोटल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो आपके जो भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है उसकी जो प्रासंगिकता है, उसकी जो उपयोगिता है आपके अपने शोध के लिए, उसको प्रभावी ढंग से आपके थीसिस में लागू करने में बहुत बड़ी भूमिका इसकी हो जाती है। इसलिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को यदि हम नहीं बनाते हैं अपने रिसर्च में तो हमारा चैप्टर एक पृथक चैप्टर के तौर पे ही रह जाता है, एक आइसोलेटेड चैप्टर के तौर पे ही रह जाता है। हम उसके बहुत सारी जो पॉइंट्स है उसका उपयोग जो है अपने रिसर्च में नहीं कर पाते हैं। आई थिंक ये क्लियर है आप लोग को डायग्राम। अब आते हैं वाई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो मुझे लगा कि 2-3 बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहता हूँ, इसके बाद मैं अपने उदाहरण पे चलूँगा कि आखिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो एक पहला फ़ायदा तो सीधा सीधा हमें ये दिखता है कि हमें मेरा रिसर्च जहाँ से मैं शुरू करने वाला हूँ और अब तक जो रिसर्च हुआ है उसका एक मोटा मोटा जो अंडरस्टैंडिंग है कि अभी तक वो रिसर्च
कहाँ तक डेवलप हुआ था, या उस एरिया का रिसर्च जो है कहाँ तक पहुँचा है, हाँ, तो कहाँ पे रास्ते में है, हाँ, कहाँ से मुझे आगे चलना है। तो उसका एक पाथ ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट जो है, इससे हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है हमें बन जाती है जब हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को बनाना शुरू करते हैं। यानी रिसर्च डेवलपमेंट के एक ओवरव्यू को ये जरूर हमें दे देता है। दूसरा, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये हमारे रिसर्च स्टडी को एक ग्राउंडिंग प्रोवाइड करता है, यानी एक तरह से ये एंकर्ड करता है कि हमारा रिसर्च जो है किसी एक प्लेस पे एंकर्ड हो जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है, और वो एक बेस वहाँ मिल जाता है जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ग्राउंडिंग ज़रूरी है अपने रिसर्च की, नहीं तो मेले में खोए हुए बच्चे या खोए हुए व्यक्ति के समान जो है हमारा अपना रिसर्च हो जाएगा। तभी बहुत सारे रिसर्चेज हमें जो है हम मिल नहीं पाते हैं हमें, क्योंकि उसकी ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं हुई रहती है कहीं भी। इसके साथ साथ जो है हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, वो बहुत ही बड़ा क्रूशियल लिंक है जो रिसर्च, जिसकी चर्चा मैंने अभी तुरंत की है, जो हमारा शोध समीक्षा, साहित्य समीक्षा है, और साथ में जो हमारी अपनी स्टडी है, दोनों के बीच का जो मिसिंग लिंक जो था, उसको जो है ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पाटता है, पूरा करता है, उसको, उस गैप को भरता है। और साथ में ये जो हमारे जितने भी फाइंडिंग्स होते हैं रिसर्च के, उसको और बेहतर तरीके से अर्थ प्रदान करना, उसको मीनिंगफुल बनाना, उसको एक्सेप्टेबल बनाना। क्योंकि जब हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि फ्रेमवर्क आखिर क्या है अब तक के रिसर्च का या मेरे रिसर्च का, तो जब हम फाइंडिंग्स अपने निकालते हैं तो उसके बीच में जो है जो भी एक तालमेल बैठता है, उसे समझ में आता है कि ये फाइंडिंग्स जो है किस तरह से नेक्स्ट लेवल में एक्सेप्टेबल हो सकती है, मीनिंगफुल हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि हमें बनाना चाहिए। अब मैं आपको अपने शोध की तरफ ले चलता हूँ। मैंने पीएचडी जो है 2012 में मैंने शुरुआत की। उसके पहले मैंने एमफिल 2010 से 2012 के बीच में किया, और 2012 के दिसंबर से जब मैंने 2012 के जून से जब मैंने पीएचडी शुरू किया अपनी, तो फिर एक लंबा समय उसमें लगा कि अपने शोध का टॉपिक क्या चुनो। और मेरे शोध का टॉपिक जो है वो आपके स्क्रीन पे है, ग्रामीण अध्यापकों की वृत्तिक अस्मिता के मनोसामाजिक पहलुओं का अध्ययन। यानी जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑफ रूरल टीचर्स हैं, उनके साइको सोशल कंस्ट्रुअल्स, उनकी जो भी मनोसामाजिक पहलू रहे हैं उनकी अस्मिता के, उसके अध्ययन को मैंने जो है एक अपने शोध का विषय बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया, आप देखेंगे उसी के दौरान आप नए करिकुलम चेंजेज हो रहे थे। आप 2009-10 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन आया, उसने टीचर एजुकेशन का करिकुलम कैसा होना चाहिए उसके बारे में एक रूपरेखा भी दी। आप उस रूपरेखा को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि टीचर आइडेंटिटी, टीचर सेल्फ, इन सब चीज़ों को लेकर के उस डॉक्यूमेंट में काफ़ी कुछ कहा गया है। और जब 2014 के रेगुलेशन के हिसाब से नए करिकुलम को गठित किया गया, बनाया गया, तो आप देखेंगे एक नया, वैसे तो जो है टीचर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सारे पेपर्स में शामिल है, इनबिल्ट है, पर टुवर्ड्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग सेल्फ करके जो है एक नया पेपर भी इंट्रोड्यूस हुआ हमारे टीचर एजुकेशन करिकुलम, बीएड के करिकुलम में जो है। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिकली क्यों हुई? क्योंकि टीचर आइडेंटिटी का जो एक पूरा डोमेन रहा है रिसर्च का, वो काफ़ी एनरिच होता जा रहा था। हाँ, इंडिया में धीरे धीरे शुरू हो रहा था, और बाहर बहुत सारे स्टडीज जो है इसके ऊपर आ रही थी कई कंट्रीज़ में, जिन्होंने कहा कि अगर लर्निंग होना है तो टीचर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसकी आइडेंटिटी को समझना ज़रूरी है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने लिया और इसके ऊपर अपना अध्ययन शुरू किया। जो हमारा टॉपिक रहा है, अब उसके लिए जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स होते हैं, और साथ में उसके आधार पे जिस तरह से शोध का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है, इन दोनों के ऊपर जो काम करने का अप्रोच है मेरा बदलता रहा। जैसे मैंने कहा कि जब आप शोध साहित्य को की समीक्षा की शुरुआत करते हैं तो आप एज अ बिगिनर अलग तरीके, अलग अप्रोच से काम करते हैं,
मिड वे में आपका जो तरीका है वो बदल जाता है, और जब आप एडवांस लेवल में पहुंचते हैं तो आपका तरीका और ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाता है। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, साथ में जिस तरह से आप उसको प्लेस करना चाहते हैं अपने शोध में, उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं। तो मैंने जब अपने शोध की शुरुआत की और उसके लिए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कैसे करूं, इसके बारे में मैंने सोचना समझना शुरू किया, तो मुझे लगा कि एज अ बिगनर जो है मुझे जो है जो शुरुआत की चीज़ें हैं उसके लिए कुछ कुछ चीज़ों को समझ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो जो 2 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई, वो आया कि आपके रिसर्च में एक सेंट्रल थीम होता है या कुछ सेंट्रल थीम्स होते हैं, और उसके साथ जो है बहुत सारे सब थीम्स होते हैं आपके रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड। रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए जो है आप अभी जो है कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखें, मैंने जो यहाँ पे फोटो लगाया है, आप देखेंगे कि जब कोरोना का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो उसका एक सेंट्रल बॉडी होता है, मैंने उसी फोटो का इस्तेमाल किया है, और उसके बहुत सारे स्पाइक्स निकले रहते हैं, यानी स्पाइक्स जो प्रोटीन के छोटे छोटे जो हैं वो बबल्स होते हैं जो येलो कलर में है। यदि आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है सेंट्रल थीम और सब थीम को समझिए, तो जो सेंट्रल बॉडी है वो बेसिकली जो है एक सेंट्रल थीम की तरह है पूरा, और बहुत सारे जो अलग अलग स्पाइक्स निकले हुए हैं, छोटे छोटे जो है आपके बबल्स निकले हुए हैं, वो आपके बहुत सारे सब थीम्स हो जाते हैं। यानी कि बॉडी के ऊपर का जो पार्ट है कोरोना का, वो एक सब थीम को जो है डिनोट करता है, और उसका जो कंप्लीट बॉडी है वो एक सेंट्रल थीम या बहुत सारे सेंट्रल थीम्स को जो है लेकर के चलता है। ये जस्ट फॉर जो है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको याद रहे, मैंने इसको डाला है। यदि मैं अपने रिसर्च स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में सेंट्रल थीम की बात करूं, तो मैंने जो है मुझे 3 थीम समझ में आए कि मेरा यदि प्रोफेशनल आइडेंटिटी को लेकर के काम करना है, तो जो भी रिसर्चेज वगैरह हुई हैं, इन थीम्स को जो है सेंट्रल थीम को भी जो है जब हम सेलेक्ट करते हैं या फिर डिसाइड करते हैं, तो उससे पहले जो है आपको एक ओवरव्यू जो है ज़रूर लेना होता है कि आखिर कौन कौन से रिसर्चेज या कितने रिसर्चेज जो हैं इस तरह से हो रखे हैं, उनके टॉपिक क्या हैं, उन टॉपिक्स को कैसे जो है। तो मैंने जो है बहुत सारे रिसर्चेज जो हैं हमारे विश्वविद्यालय में, जो जे स्टोर है या हमारी लाइब्रेरी है, इन दोनों का मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। जे स्टोर पे जो है वर्ड सर्च से या फिर उसके साथ साथ जो है आप थीम सर्च से जो है बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ को जो है कुछ ही हफ्तों में जो है उनके टॉपिक्स को उनसे रिलेटेड जो है जितने भी आर्टिकल्स हैं या रिपोर्ट्स हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जे स्टोर के माध्यम से पढ़ा नहीं रिसर्चेज को, केवल जो है विथ द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स या की थीम मैंने जो है एक पूरा लिस्ट बनाया कि अगर जो है मुझे टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी पे काम करना है तो किस किस तरह के रिसर्चेज जो है अवेलेबल है। ऑब्वियसली है कि ऑनलाइन है तो उसमें बहुत सारे वैसे रिसर्चेज जो प्रिंट फॉर्म में ही अवेलेबल हैं और रेडली अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, वो नहीं होंगे उसमें, पर जो हैं उनके आधार पे एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप क्या क्या आप देख सकते हैं एज अ सेंट्रल थीम के तौर पे। तो मैंने जो रिसर्चेज की एक पूरी लिस्ट बनाई, उसके आधार पे अभी तक मैंने कोई रिसर्च पढ़ा नहीं, केवल टॉपिक और उस टॉपिक को लेकर के एक पूरा लिस्ट जॉट डाउन कर लिया। ये बिगिनिंग लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके आधार पे मैंने उनको जब कैटेगराइज करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये जो 3 तरह के जो थीम्स हैं, इनको एज अ सेंट्रल थीम मैं अपने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में ले सकता हूँ। तो एक थीम हुआ टीचर्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट ओन बिलीव्स, क्योंकि मुझे लगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ हैं, बहुत सारे जो हैं किताबें इनके बारे में बातचीत करती हैं। और दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, इसके ऊपर भी जो है मुझे बहुत सारे रिसर्चेस मिले, और साथ में प्रोफेशनल आइडेंटिटी डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, जो मेरे रिसर्च के लिए जो है काफ़ी अहम रहा। तो इन 3 थीम्स को लेकर के जो है मैंने अपने रिसर्च का सेंट्रल थीम डिसाइड किया। ऑब्वियसली इनके साथ साथ बहुत सारे सब थीम्स हैं जिनको आप देख सकते हैं
शोध के सैद्धांतिक आधार जो है इसको मैंने अपने थीसिस से लिया है। इसका जो डिवीजन आप देखेंगे कि ऊपर के 2.3 से जो है वही सेंट्रल थीम 2.3, 2.4 और 2.5 ये मेरे सेंट्रल थीम रहे, और इसके अंदर जो है सब थीम्स जो है 2.3.1 ये सारे आ गए। इसके अंदर भी जो है कई सारे जो है सब थीम्स के भी बियॉन्ड जो है बहुत सारी चीज़ों को मैंने शामिल किया। सेंट्रल थीम के साथ जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की तरफ जब हम बढ़ते हैं, उसके सेंट्रल थीम लिया, उसके आधार पे जो है बहुत सारे रिसर्चेस को फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। जो मिडवे जो होता है उसमें ज़्यादातर अध्ययन का काम होता है, लेकिन आप उसके आधार पर रिव्यू करके आप कुछ फाइनलाइज नहीं कर पाते हैं। मुझे जो फील हुआ कि आपका एक बड़ा समय जो है मिड टाइम जो है वो इसमें लगता है कि आप केवल पढ़ें बजाय इसके कि आपने जो है उसको रिव्यू करके और उसको एक चैप्टराइजेशन और या चैप्टर का फॉर्मेट देना शुरू कर दिया। वो हमेशा एडवांस लेवल में ही होता है। पढ़ करके उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स को ले लेना, उसको जो है एक जगह रख देना, ये मिडवे में ज़रूर होता है। लेकिन आपका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर 60% जो है वो एडवांस लेवल में ही ठीक तरीके से तैयार हो पाता है। तो जो भी मैंने किया उसके आधार पे जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो डेवलप करना जो है एक बड़ा टास्क रहा, क्योंकि रिव्यू आपने कर लिया और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को नहीं आपने डेवलप किया तो आपका रिसर्च में उसकी बहुत सारी जो है यूटिलिटीज नहीं हो पाएगी, जो मैंने आपको कहा। और जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है वो मुझे लगा, मैंने अपने स्टडीज में देखा कि वो बेसिकली 3 तरह के चीज़ों को जो है लिए हुए है। तो पहला जो पॉइंट है वो तो है कि जो उसने जो है की कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमें जगह देनी होती है। यानी जो भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर है उससे एनालिटिकल पॉइंट्स जो निकल के आते हैं वो हमारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का पार्ट हो जाता है। दूसरा, वो उन एनालिटिकल पॉइंट्स में जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमारे रिसर्च अप्रोच को डिसाइड करने में या रिसर्च अप्रोच को शेप देने में बहुत मदद करती है। तो हमारे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में रिसर्च अप्रोच के बारे में भी जो है बहुत कुछ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम रिसर्च रिलेटेड रिव्यू का जो उनका रिव्यू करते हैं तो हमें उसमें ये भी केवल ये पता नहीं लगता है कि क्या क्या रिसर्चेज हुई हैं, ये भी पता लगता है कि उन रिसर्चेज को कैसे किया गया है। तो कैसे किया जाना वाला भी हमारे रिव्यू का बहुत ही अहम पार्ट है, और जिससे जब हम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जिसको टेक अवे पॉइंट्स के तौर पे उनमें से लेकर के आते हैं तो वो हमारे रिसर्च अप्रोच को डिजाइन करने में काफ़ी मदद करते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे बहुत सारे रिसर्च रिव्यूज़ में ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो फाइंडिंग्स के तौर पे हम उनको लिखते हैं कि इस रिसर्च का जो की फाइंडिंग है वो ये आया है, ये आया है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम कुछ वैसे इंपॉर्टेंट रिसर्च के की फाइंडिंग्स के बारे में भी एक एनालिटिकल पॉइंट्स के तौर पे जो है कुछ चीज़ों को लिखते हैं, जो बहुत काफ़ी हमें लगता है कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है हमारे अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। और इसकी चर्चा जो है ये हमें एक बेस भी देता है जब हमारे फाइंडिंग्स जब तैयार हो जाते हैं हमारे डेटा के आधार पे, तो फिर जो है हम अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के आधार पे उन फाइंडिंग्स की अच्छी डिस्कशन जो है चैप्टर जो भी हमारा लास्ट चैप्टर होता है उसमें कर पाते हैं। तो इन आधार पे जो है मैंने अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को बनाया। मैं अब आपको जो है चैप्टर जो है मैंने जो किया है उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा अध्याय 2 रहा है जिसको शोध के सैद्धांतिक आधार के तौर पे किया। अब हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। सीआई में हमें नमिता मैम ने सिखाया है कि आप हमेशा जो है फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखिए और थोड़ा सा जो है आपका चैप्टर जो है अट्रैक्टिव हो, उसका नाम अट्रैक्टिव हो। तो बहुत ही कन्वेंशनल नाम आप नहीं भी रख सकते, हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इसके लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं, बट यहाँ हमें वो आज़ादी मिली है तो हमने अपने शोध के चैप्टर या रिव्यू वाले चैप्टर को जो है ना अलग अलग नाम दिए हैं। इसके जो अलग अलग जो सेक्शंस हैं आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको हम लोगों ने मैंने जो है करने की कोशिश की। हाँ, इसके साथ जो है एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो सेंट्रल थीम ऑफ माय स्टडी रहा है
ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके सेंट्रल थीम्स हैं वो इक्वली आपके रिसर्च में रिफ्लेक्ट हो, आपके रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में रिफ्लेक्ट हो। यानी जितना स्थान आप किसी एक सेंट्रल थीम को दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा सेंट्रल थीम भी जो है उतना स्थान ले। वो सेंट्रल थीम हो सकता है, बट आपके शोध के हिसाब से जो है उस सेंट्रल थीम की जो है जो भी एक सीमा है, उस सीमा को तय की जा सकती है। वो सीमा अपने आप तय हो जाती है जब आप उसकी समीक्षा शुरू करते हैं और उसको अपने शोध में लिखना शुरू करते हैं। जैसे आप ये 3 जो सर्कल्स हैं, इसके आधार पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब सेंट्रल थीम को लेकर के मैंने अपने चैप्टर 2 को बनाया, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो सेंट्रल थीम मेरा रहा है वो प्रोफेशनल आइडेंटिटी डेवलपमेंट ऑफ टीचर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे रिसर्च से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी है, ये एक छोटा सेंट्रल थीम रहा है मेरे रिसर्च का। वैसे ही टीचर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ओन बिलीफ जो है, ये मेरे जो मेन सेंट्रल थीम रहा है उससे थोड़ा बड़ा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी से थोड़ा बड़ा एक सेंट्रल थीम रहा है। इसलिए सेंट्रल थीम्स को भी जो है कैसे हम एक बैलेंस्ड वे में अपने शोध में रिफ्लेक्ट करते हैं या उनको दिखलाते हैं, दर्शाते हैं, ये भी हम जो है समझ सकते हैं। इसको भी जो है हमें समझना चाहिए जब हम शोध समीक्षा जो है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। जो चैप्टर मेरा 2 है, आप देखेंगे उस चैप्टर 2 में मैंने अध्यापक की वृत्तिक धारणा के विकास से शुरू किया है, जो 2.3 है, और इसके अंदर 2 सब थीम लिए अध्यापक के धारणा निर्माण की प्रक्रिया, और साथ में जो है एक और थीम लिया है जिसको जो धारणा निर्माण है, और साथ में जो टीचर एजुकेशन का पूरा एक स्कोप रहा है हमारे यहाँ प्रोग्राम के रूप में, करिकुलम के रूप में या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के रूप में, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश की है। बिलीफ से शुरू इसलिए किया है क्योंकि जब मैं अपने शोध के लिए रिसर्चेस को देख रहा था, तो उसमें टीचर आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले टीचर बिलीफ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए थे। और इनफैक्ट टीचर आइडेंटिटी भी जो है टीचर बिलीफ्स को लेकर के काफ़ी कुछ कहता है। इसलिए टीचर बिलीफ्स को एक सेंट्रल थीम समझना या उसको लेकर के चलना, मुझे लगा कि ये ज़्यादा कारगर रहेगा। और टीचर बिलीफ्स को लेकर के हमारे भी प्रोग्राम्स जो हैं, बीएड, एमएड, इन सब में जो है क्या उपयोगिता उनकी हो सकती है, उसको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्योंकि जो आपका रिसर्च है वो एक सोशल वर्क है, वो आपका केवल अपना रिसर्च नहीं है, उसकी सोशल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो कुछ ऐड ऑन करे। तो प्रोग्राम्स को लेकर के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में क्या इसको कैसे शामिल किया जा सकता है, इसलिए मैंने जो है उस आयाम को भी जो है यहाँ लिया। तो इस तरह से पहला जो मेरा अध्ययन रहा है वो शुरू किया थीम का। उसके बाद जो है मैंने टीचर आइडेंटिटी के पहले जो है आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को समझा। अब ये सेंट्रल थीम तो था, लेकिन आइडेंटिटी को भी समझने के साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल कई सारे डायमेंशंस हैं। तो मेरे लिए वो समझना एक फाउंडेशन के तौर पे जो है ज़रूरी था, इसलिए उसको एक सेंट्रल थीम के तौर पे रखा। और फिर फाइनली जो है मैंने जो है अपने शोध में जो नेक्स्ट जो थीम था, इन दोनों थीम्स को लेकर के जो है सेंट्रल थीम बना है, जो सबसे बड़ा सेंट्रल थीम था उसकी तरफ मैं बढ़ा। वो था कि जो है टीचर आइडेंटिटी जो है वो कैसे बनती है। अब जो पहला मेरा थीम था, दूसरा जो मेरा थीम था, उन दोनों थीम्स के बहुत सारे इनपुट्स जो है वो मेरे इस तीसरे थीम में, सेंट्रल थीम में आए, और इसलिए इसको मैंने जो है तीसरे नंबर पे रखा। इसके साथ जो है जब ये सारे रिव्यूज़ जो हैं वो मैंने कर लिए, और हमारे यहाँ रिव्यूज़ का जो तरीका है वो जो हम सीआई में फॉलो किया जाता है वो बुक टू बुक या रिपोर्ट टू रिपोर्ट नहीं होता है, बल्कि थीम टू थीम, या फिर एक ही बात, एक ही टॉपिक पे या एक ही थीम पे अलग अलग एस्पेक्ट्स या अलग अलग तरीके से क्या क्या कहा गया है, उन सबको एक साथ जो है एनालिटिकल पॉइंट्स के तौर पे लिखना ही जो है हमारे लिए रिव्यू है। इसलिए बुक्स वाइज जो है आप कहीं भी जो है नहीं देखेंगे कि फलाने बुक्स के ही बारे में केवल कहा गया है, बल्कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है मेरे रिसर्च के लिए उसको रखते हुए, और उसके बारे में भी जो है कुछ रिव्यू पॉइंट्स जो है रिसर्चर की तरफ से दिए गए हैं।
ये पूरा जो है जब रिव्यू हो जाता है, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि रिव्यू तो आपने कर लिया, लेकिन उसके साथ जो है आपको जब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता होती है, तो फिर जो है आपको फिर से रिव्यू ऑफ रिव्यू करना होता है। जो आपने रिव्यू किया है, समीक्षा किया है, उस समीक्षा को भी जो है पुनर्समीक्षा उसकी करनी पड़ती है कि जो भी चीज़ें मैंने अब तक रिव्यू कर लिया है, अब उसमें से कैसे चीज़ों को जो है रिस्ट्रक्चर करूं, या उनमें से कैसे जो है मैं उन पॉइंट्स को लूं जिसके आधार पे मैं एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो डिसाइड कर पाऊं। तो मैंने जो है जो भी मैंने अध्ययन किया उसके आधार पे जो है अपने सैद्धांतिक जो आधार है उसके लिए, या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसके लिए कुछ पॉइंट्स को सेलेक्ट किया। उदाहरण के लिए जो टीचर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, जब यदि मैं टीचर आइडेंटिटी की बात करता हूं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल है, टीचर आइडेंटिटी हमेशा स्टैटिक रहती है या फिर जो है वो भी बदलती रहती है। तो एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के तौर पे मुझे ये ज़रूर समझना जाहिर हो गया था कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके रिसर्च में टीचर्स का डेवलपमेंट जो है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो कैसे हो रहा है, वो हमेशा स्टैटिक है या फिर जो है वो इवॉल्व हो रहा है। तो इसको मैंने अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जगह दिया कि आप कैसे कैसे जो है टीचर का जो रोल होता है या उसकी आइडेंटिटी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरह से जो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है वो आपके रिसर्च को बेस तो देता ही है, वो आप किस तरह का रिसर्च कर सकते हैं अपने स्टडी के अंदर, उसकी तरफ जो है आपको मोटिवेट भी करता है, और आपके जो विंडोज हैं रिसर्च के उसको खोलता है कि आप केवल एक ही निगाह से नहीं देखें, आपके अपने रिसर्च को देखने के कई दृष्टिकोण हैं। तो वो दृष्टिकोण कहाँ तक फैल सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, व्यापक हो सकता है, उसको ध्यान में रखने के लिए तो मैंने अपने रिसर्च के लिए जो है कई सारे पॉइंट्स जो हैं इन रिव्यूज को लेकर के बनाए। उसी तरह से जो है क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं जो मैं अपने रिसर्च में शामिल करूंगा, उस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को मैंने जो है शामिल, जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये टीचर आइडेंटिटी कॉन्टेक्स्ट में जो है काफ़ी कुछ कह पाता है, और इसके साथ जो है टीचर आइडेंटिटी डेवलपमेंट बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। उसके साथ ही जो है जो मैंने बात किया रिसर्च को लेकर के कि मेरे रिसर्च का जो है वो दृष्टिकोण क्या रहेगा, तो उसके बारे में भी जो है कई चीज़ें जो है मुझे पता लगी कि जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको इस तरह का फ्रेमवर्क ध्यान में रखना होगा कि जब आप जाते हैं अपने रिसर्च को करने के लिए तो आपको किस किस तरह के पार्टिसिपेंट्स को लेना है। आप जब रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो आपका जो इशू है या आपका जो फोकस है वो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, या आपका फोकस जो है जो आपका टॉपिक जो आपका थीम है वो है। कई बार हमारे रिसर्च में हमारा मैक्सिमम फोकस जो है वो हमारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक बहुत बड़ा जो उसका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है उसमें हमारा मेजर फोकस जो है हमारे क्वांटिटेटिव जो डेटा का फॉर्मेट है उसके ऊपर चला जाता है और उसके एनालिसिस के पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा हो जाता है। जबकि यदि हम क्वालिटेटिव अप्रोच में जब हम रिसर्च का फ्रेमवर्क लेते हैं तो हमारा मूल मुद्दा व्यक्ति को समझना नहीं होता है, बल्कि हमारा मूल मुद्दा जो है उस विषय को समझना होता है जिसको लेकर के वो व्यक्ति चल रहा है या चल रही है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये स्पष्टता भी हमें देता है कि हम आगे का रिसर्च डिजाइन जो है कैसे बनाएं। जैसे मुझे ये स्पष्टता मिली अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से कि मुझे ग्राउंडेड थियरी अप्रोच अपनाना चाहिए अपने शोध में, और उसको लेकर के जो है डेटा कलेक्ट करना चाहिए ताकि मेरे पास एक थिक डेटा हो टीचर आइडेंटिटी को लेकर के। थिक डेटा इसलिए क्योंकि टीचर आइडेंटिटी के ऊपर जो है यहाँ हमारे कंट्री में जो है जो काम हुए हैं उस काम में जो है डेटा का उपयोग जो है कम है, और जो एक पर्सपेक्टिव बेस्ड जो रिसर्च है वो ज़्यादा हो रखा है, इसलिए मैंने थिक डेटा को अपनाया। साथ ही जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कई सारे जो वैसे इश्यूज को हम लोग टेकअप करते हैं जो हमारे फाइंडिंग्स को लेकर के जो है बातचीत करते हैं।
तो इसलिए जो है उन आधारों को भी मैंने जो है इसमें शामिल किया कि फाइंडिंग्स जब हम लिखें तो उसमें क्या क्या ज़रूरी है डिस्कस करना, तो वो सारी बातें मेरे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आ गई। और इस तरह से जो है कुछ छूटे नहीं। बेसिकली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको ये आगाह करता रहता है, जब भी आप चैप्टर 3 पे जाइए, चैप्टर 4 पे जाइए, अपने रिसर्च के आगे के चैप्टर पे जाइए, तो पीछे पलट करके 2 या 3 पेज का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ लेना काफ़ी कुछ जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। क्योंकि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आप हमेशा पढ़ते नहीं हैं, एक बार वो हो गया तो फिर वो लास्ट में ही आपको मदद करता है। लेकिन यदि आप जो है चैप्टर 3 मान लीजिए आपने शुरू किया, उसके पहले आपने 2 पेज का फ्रेमवर्क पढ़ लिया, तो आपको आपका एक पूरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है कि अच्छा मुझे आगे कैसे बढ़ना है, कैसे कौन कौन से इश्यूज को जो है मुझे एड्रेस करना है, कैसे जो है उनको अपने रिसर्च में एनालिसिस करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से क्लियर होता है। तो ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मैंने बनाया। और इसके साथ जो है नमिता मैम ने कहा था कि कुछ रेफरेंसेस जो है टीचर आइडेंटिटी के ऊपर जो है आप शेयर कर लीजिए, जो हमारे रिसर्चर्स जो है पढ़ें। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है एंडी हरग्रीव्स की, जिसका नाम है 4 एजेस ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल लर्निंग। ये आप ज़रूर पढ़िए। ये आपको बताएगा कि किस तरह से एक टीचर जो है, टीचर का सेल्फ और टीचर का पूरा रोल जो है, प्रोफेशनल रोल जो है, वो डेवलप होता है, वो कई स्टेजेस में डेवलप होता है। और उस डेवलपमेंट के एक तरीके से जो है इसका जो फ्रेम है वो स्टेज थियरी के तौर पे है कि टीचर जो है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बढ़ता है, डेवलप करता है। ये बहुत पहले की थियरी है, लेकिन इस थियरी को समझ लेने से हमें ये फ़ायदा है कि हम जब आइडेंटिटी के ऊपर काम करते हैं तो उस आइडेंटिटी के डेवलपमेंट के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसको समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो एंडी हरग्रीव्स की जो किताब है, ये किताब के फॉर्म में है, और इसका एक आर्टिकल, जो आर्टिकल का ही मैंने आपको लिंक दिया है, ये JSTOR पे अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही क्रिस्टोफर डे का जो है आर्टिकल है, द पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्स ऑफ टीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डावे विजार्ड का जो आर्टिकल है, ऊपर के जो 2 आर्टिकल्स हैं जो रिसर्च पेपर्स हैं, तो ये भी आप जो है रेडली अवेलेबल हैं JSTOR पे, जो है इसको स्टडी कर सकते हैं। M मैक्लूर का जो है, और अनिता श्री प्रकाश का एक बहुत ही सुंदर सा जो है एक आलेख जो है वो कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल डायलॉग में आया था, जब मैं उस समय जो है 2012 में रिसर्च करना शुरू किया था। वो भी आप पढ़ सकते हैं, जो यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टीचर कैसे चेंज होते हैं अपने अलग अलग रोल में, उसके बारे में बातचीत करता है। तो ये कुछ जो हैं रेफरेंसेज जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता था। साथ में और भी कई रेफरेंसेज हैं, वो मैं बाद में शेयर कर लूँगा मैम के साथ या तुलिका दी के साथ, वो आप लोग के साथ जो है आगे उसको जो है साझा कर लेंगे। तो आज मुझे लगता है कि मैम इतना काफ़ी है। हाँ चंदन, बहुत बढ़िया आपने बताया। द होल प्रोसेस you mapped and traced so beautifully and so systematically, and you know you actually walked us through a journey which you yourself had taken. तो हम really बहुत आभारी हैं। मैं सिर्फ 1-2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे before I open it to others। कुछ एजुकेशन में सोशियोलॉजी से और साइकोलॉजी से कुछ क्लासिकल थियोरीज आइडेंटिटी की होती हैं, जो कि टीचर्स के परिवेश को नहीं लेके या टीचर्स के संदर्भ को लेके नहीं की गई हैं। मान लीजिए एरिक्सन है, ठीक है, या सोशल आइडेंटिटी की कोई थ्योरी है, तो क्या आपने इस तरह की थ्योरीज भी पढ़ी या केवल आपका फोकस टीचर आइडेंटिटी पे ही रहा? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। नहीं, मैंने उन बहुत सारे उस तरह के थियरीज को भी पढ़ा, क्योंकि बिना थियरीज को पढ़े हुए आइडेंटिटी को समझना जो है वो मुश्किल था। जैसे केगन की थियरी है, हाँ। जो कंस्ट्रक्टिव मॉडल थियरी है और बहुत ही लेटेस्ट थियरी है, तो उसको तो मैंने एक्सटेंसिवली पढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ जो भी वैसी थियरी जो मदद करती हैं आइडेंटिटी को समझने में, एटकिंसन की है या फिर और भी कई थियरीज हैं, जेम्स गी की थियरीज है, उनको भी जो है मैंने पढ़ा। क्योंकि एक थियरी दूसरे थियरी और इन सभी थियरीज में जो है काफ़ी कुछ लिंकेजेस मुझे दिखे। और जब मैं अपना रिसर्च के लिए जो है मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, इसका एक एनालिसिस कर रहा था कि किस थियरी को पढ़ना चाहिए, तो आपको वो जो हिंट है, वो लिंक जो है, वो उस एक आर्टिकल या किसी एक थियरी के रेफरेंसेस से ही मिल जाते हैं,
जब वो कोट करते, फॉर एग्जांपल केगन को मैं केगन के बारे में पहले नहीं जानता था, लेकिन जब मैं जेम्स गी को मैंने पढ़ा तो उनके आर्टिकल में जो है केगन के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो फिर जो है केगन की थियरीज को मैंने समझा और मुझे लगा कि जो है यदि टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी की बात करनी है तो केगन के थियरीज को लेकर के जो है मुझे काफ़ी कुछ जो है पढ़ने की जरूरत है। तो इसलिए जो है ना, जब भी हम कोई भी रिसर्च के लिए जो है रिव्यू लिटरेचर करते हैं तो उसमें आपका थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मैम। उसको उसके बिना तो जो है हम आगे बढ़ नहीं सकते। इवन जो आपके बहुत ही प्रैक्टिकल रिसर्चेज हैं, बहुत ही रिपोर्ट टाइप रिसर्चेज हैं, उसमें भी आप जब एनालिसिस करने वाले पॉइंट पे पहुंचते हैं तो फिर आपको तो कंसेप्चुअल बिल्डअप चाहिए, आपके पास जो है थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इसलिए मैंने जो है इन सब चीज़ों को पढ़ा और उसके साथ ही जो है मैंने शुरू किया। इनफैक्ट जो है आपके साथ भी मैं आकर के काफ़ी कुछ डिस्कस किया करता था कि मैम ये वाला थियरी है, उसको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रखो। वही मुझे याद है। जी मैम, बिल्कुल मुझे याद है। जी मैम। वेरी गुड। अच्छा चंदन, कुछ प्रश्न उत्तर के लिए खोलते हैं आप थोड़ी जी जी 10-15 मिनट के लिए। सो हाँ, मैं स्कॉलर्स से पहले तो स्कॉलर्स को मंच दूंगी, कोई कुछ अगर पूछना चाहे। चंदन, यू कैन आई थिंक स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन नाउ सो दैट मोर पीपल। जी जी, एंड स्कॉलर्स इट्स ओपन टू यू नाउ, so please come forward and please ask Chandan questions. It would be good. Who's going to come forward? जी गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, नारायण, कम नारायण, आप पूछिए। हाँ जी गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग सर, इवनिंग। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सर। सर मैं देख रहा था कि जो प्रोफेशनलिज्म, हम बहुत सारा इस समय प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं और बीएड एमएड प्रोग्राम भी, इसीलिए उसमें आजकल दो तरह से पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोफेशनल कोर्स किया है या नॉन प्रोफेशनल। जी तो जो आइडेंटिटी एक प्रोसेस है हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेशन का, एक जी हमारे एजुकेशन प्रोफेशनलिज्म को लेकर के, जी तो वो किस प्रकार से चैलेंजेस हैं सर, या जो चैलेंजेस के अलावा भी जो हमें एक अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए, जो अपनी एक व्यक्तित्व या अपना एक अस्तित्व दोनों स्थापित करने के लिए किन किन चैलेंजों को सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी चीज की स्ट्रेंथ भी ये किस प्रकार से हेल्प करती है एक हमारे प्रोफेशनलिज्म को डेवलपमेंट करने में, इसका सर ये है मेरा। ठीक है ठीक है। जी हाँ, थैंक यू। और सवाल ले लें मैम या इसका थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर लूँ? हेलो, आप डिस्कशन, फिर और सवाल भी आएंगे। मैं हाँ ठीक है ठीक है। देखिए, जब हम आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसका जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ये है कि आइडेंटिटी तभी फॉर्म होती है जब कोई अदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। यदि केवल आप एग्जिस्ट करते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर सकते। इनफैक्ट आइडेंटिटी जो है वो फॉर्म जो है अदर्स और आपके अपने बिलीफ्स दोनों को मिला करके होता है। इसलिए जो ये चैलेंजेस हैं टीचर्स के लिए, टीचर्स के फॉर्म में यदि टीचर्स आइडेंटिटी के डेवलपमेंट को हम लोग देखें तो अदर्स के फॉर्म में बहुत सारे लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट जो है जो लर्नर्स हैं, उसके साथ साथ जो है स्टेट है। तो तमाम चीज़ें हैं जो मिलकर के टीचर की आइडेंटिटी को फॉर्म करते हैं। इसके चैलेंजेस मल्टी लेयर्ड हैं। आप केवल करिकुलम या प्रोग्राम के लेवल पे जो है टीचर आइडेंटिटी फॉर्मेशन को कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं या डिसाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में टीचर का सोशियोलॉजिकल जो स्टेटस है सोसाइटी में वो तो है ही, लेकिन जो मेरे स्टडीज़ में जो निकल के आया, मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपने स्टडी में पार्टिसिपेंट्स के तौर पे टीचर्स को शामिल किया, पार्टिसिपेंट के तौर पे जो है पेरेंट्स कम्युनिटी के जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हुए हैं। ये गांव का स्टडी है मेरा, तो एक गांव के जो भी आपके पंचायत के लोग हैं, उसके साथ साथ जो है जो बच्चे किसी विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय के जो पेरेंट्स हैं उनको शामिल किया। और दोनों तरफ, एक तरफ टीचर और एक तरफ कम्युनिटी के जो लोग थे, दोनों से जो है मैंने एक ही तरह का सवाल पूछा कि एज अ टीचर जो है, टीचर से मेरा सवाल था कि एज अ टीचर जो है आप अपने प्रोफेशनल रोल में क्या क्या इम्पोर्टेंट मानते हैं, किन किन चीज़ों को इम्पोर्टेंट मानते हैं।
हाँ, और यदि ये कहा जाए कि आपको उसमें से जो है थोड़ा सा प्रेफरेंस देना है, तो आप किसको ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे? उसी तरह से यही सवाल मैंने जो है कम्युनिटी से पूछा कि आपके हिसाब से जो है ना टीचर में क्या होना चाहिए, टीचर की क्वालिटी में जो है एक अच्छा टीचर आप किसको मानते हैं? और दोनों के जो उत्तर आए या जो जवाब आए उसका एनालिसिस करने पे आप पाएंगे कि जब टीचर से जो मैंने सवाल किया ये, तो उनके जो सारे उत्तर थे उसमें टीचर का पर्सनल ट्रेट जो है, पर्सनल ट्रेट का अर्थ ये हुआ कि टीचर्स जो है उन्होंने ज़्यादातर जवाब मुझे ये दिया कि देखिए टीचर को बहुत ईमानदार होना चाहिए, टीचर को समय पे आना चाहिए, टीचर को जो है स्कूल में जो है ये आचरण नहीं करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं। लेकिन टीचर का जो वो प्रोफेशनल ट्रेट है, प्रोफेशनल ट्रेट यानी कि प्रोफेशनल ट्रेट के फॉर्म में जो है क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, पेडागोजिकल जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टीचर के अंदर, ये तमाम चीज़ें जो है उसको उन टीचर्स ने जो है अपने पर्सनल ट्रेट से थोड़ा सा बाद में रखा। लेकिन कम्युनिटी का जब मैंने जवाब देखा और मुझे लगा कि कम्युनिटी के जवाब में भी शायद यही एक इन्फ्लुएंस आएगा। कम्युनिटी के जवाब में सीधे उसका उल्टा था। कम्युनिटी जो है के माध्यम से जो जवाब मिला उसमें ये था कि टीचर को पढ़ाना आना चाहिए सबसे पहले, टीचर ऑनेस्ट है, टीचर जो है वो समय पे आता है, या फिर बाकी चीज़ें हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मेरे स्टडीज़ में मैंने उसके अलग अलग कैटेगराइज किया है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन यदि टीचर सब चीज़ करके भी स्कूल में आता है, रहते हैं और बच्चे हमारे नहीं सीख पाते हैं या वो नहीं पढ़ा पाते हैं, तो हम उस टीचर को प्रोफेशनल नहीं मानते हैं, वो टीचर जो है। तो आप देखेंगे कि जो आइडेंटिटी है टीचर की, वो एक टीचर कैसे समझ रहा है या समझ रही है, और उस पूरे स्कूल के आसपास का जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी कैसे उसको समझ रहा है, इसके बीच में एक मेजर गैप धीरे धीरे आ रहा है। जब टीचर और कम्युनिटी के अंडरस्टैंडिंग में, आइडेंटिटी के अंडरस्टैंडिंग में जब ये गैप बढ़ना शुरू हो रहा है, तो फिर आप देखते हैं कि ये सारे चैलेंज निकल के आ रहा है। क्योंकि एज अ टीचर जो है मैं अपने रोल को तो कुछ अलग तरह से परसीव कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ की कम्युनिटी है जिनके बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं वो अलग तरह से उसको सोच रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास जो हैं टीचर की आइडेंटिटी को लेकर के इवॉल्व हो रहे हैं, जिसमें हम एक डी प्रोफेशनलाइजेशन भी हम देख रहे हैं। दूसरा, प्रोफेशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बोरोड कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ये भी समझने की ज़रूरत है। बोरोड कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने कभी भी टीचर के प्रोफेशनल आइडेंटिटी को जो है उसके बॉडी से सेपरेट करके नहीं देखा है। यानी हमारे यहाँ जो गुरु है वो हमेशा गुरु है, वो केवल 10 से 5 के लिए गुरु नहीं है या टीचर नहीं है कि वो जब स्कूल में रहते हैं। इसलिए जो ये क्राइसिस या जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी एक टीचर को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के काफ़ी कुछ जो चैलेंजेस निकल के आते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट के कारण भी आते हैं कि हम कभी भी टीचर को उसके काम से जो है पर्सनालिटी से उसके पर्सनालिटी से जो है सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तभी जो है हमारे यहाँ प्रोफेशनल शब्द को जो है कई कम्युनिटीज या कई जगह पे जो है निम्तर माना जाता है। आप खुद ही जो है अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि वो व्यक्ति तो जो है ना बड़ा प्रोफेशनल है, उसको तो जो है मतलब वो बहुत ही जो है मिलनसार नहीं है, बहुत ही जो है मिलजुल करके या फिर बहुत वैसा नहीं है जो अपने काम को जो है तल्लीनता से करे, केवल उतना करता है जितना एक्सपेक्टेड है वैसा। तो इसलिए प्रोफेशनल को लेकर कई लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ निकल के आ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे चैलेंजेस जो है यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज हैं टीचर को लेकर के, जैसे बिहार है या यूपी है, इन सब जगहों पे जो टीचर्स हैं उनके वेतन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी वो भी जो है उनके आइडेंटिटी को काफ़ी हद तक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो ये तमाम their working conditions, their professional experiences, ये सब उसका हिस्सा बन जाते हैं। जी मैम, है ना? Good, thank you. Anybody else, please come forth. MPhil scholars, Raj Lakshmi. Yes ma'am, good evening ma'am. Good evening sir. Good evening. Sir, actually मेरा question नहीं है, actually I'm also working on professional ethics of teachers. It is quite similar to your topic. तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे मेरा टॉपिक था कि प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ स्कूल टीचर्स पे स्टडी करना था,
तो अभी मैं करंट सिचुएशन को लेके कोरोना पैंडेमिक की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि अब जैसे कि आप टीचर आइडेंटिटी की बात कर रहे थे, तो वो ऑब्वियसली इस सिचुएशन के साथ अगर चीजें ऐसी चली या फिर इन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की बात अगर होती है तो चीजें चेंज होंगी। जी। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर मैं अपना ये टॉपिक रखती हूँ तो इसे लेके मुझे किस तरह से अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बिल्डअप करना होगा और किस तरह से मैं अपने स्टडी को आगे ले जा सकती हूँ। नहीं, आपको जो है परेशानी कहाँ आएगी, डेटा कलेक्शन में आएगी या टीचर्स का रोल चेंज हो रहा है उसके कारण एथिक्स का भी जो है नॉर्म्स चेंज होगा, ये हाँ, बात है ना? एग्जैक्टली, यस सर। हाँ, देखिए एथिक्स का नॉर्म तो चेंज हो सकता है, लेकिन एथिक्स तो एग्जिस्ट करेगा ना, टीचर Yes. ऑनलाइन टीच करे या फिर जो है वो क्लासरूम में हो। इसलिए टॉपिक चेंज करने की तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़रूरत है। हाँ, उसके मोड्स जो होंगे वो बदलेंगे। जैसे टीचर्स एथिक्स के ऊपर एनसीटी का एक पूरा डॉक्यूमेंट है, आपने शायद Yes, उसको देखा होगा। Yes, हाँ, sir, yes, sir. प्रोफेशनल एथिक्स है। तो उस प्रोफेशनल एथिक्स को आप जो है साथ में लेकर के, और अभी टीचर्स एथिक्स जो है क्या कहता है, क्या समझता है। जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, हमारे यहाँ बिहार में टीचर्स की स्ट्राइक चल रही थी Yes, sir. फरवरी मार्च में जो है, और मार्च में जो है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मैम, और मार्च में जो है लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है और टीचर्स की स्ट्राइक चल रही है, तो दोनों सिचुएशन में जो है, क्योंकि स्कूल खुले रहे और स्ट्राइक चले, तो टीचर्स को लगता है कि हाँ हम कुछ जो है सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन जब स्कूल बंद हैं तो टीचर्स के स्ट्राइक का जो है मीनिंग जो है कुछ नहीं रह जाता था। अच्छा, इसमें भी जो है बहुत सारे टीचर्स हैं जो एथिकली ये सोच रहे थे कि हमारी जो लड़ाई है वो गवर्नमेंट के साथ है, तो हम बच्चों को क्यों सफर कराएं, एथिकली जो है वो ये सोच रहे थे। तो आप देखेंगे कोरोना के समय में बहुत सारे टीचर्स ने एक ऐसा स्टेप लिया, उन्होंने अपने क्लासेस को फेसबुक लाइव करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि बिहार में वैसे जगह पे जहाँ पे काफ़ी कुछ जो है संसाधन नहीं है, बहुत सारे टीचर्स ने जो है ये कदम उठाते हुए अपने एक पूरे कमरे को जो है एक क्लासरूम के रूप में डेवलप किया, बोर्ड्स लिया, सब चीज़ किया, एक छोटा सा जो है आपको स्टैंड खरीदा कैमरे का, और उसको उसके साथ लेकर के उसके माध्यम से शूट करके और क्लासेस को लाइव करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया सिखाया जो है। और मैंने उनमें से कई टीचर्स से बात की, उन्होंने कहा कि ये हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। 3 महीने 6 महीने से हम स्ट्राइक्स पे थे, और फिर ये कोरोना का पैंडेमिक आ गया, तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम टीचर्स ही नहीं हैं, हम जो है कोई काम ही वैसा नहीं कर रहे हैं जिसके कारण जो है हम टीचर्स कहलाएं। तो ये सारे एथिक्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं जो शायद जो है ना पॉलिसी लेवल पे हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन ये भी जो है एथिक्स के बहुत बड़े डायमेंशन को जो है वो पॉइंट आउट करता है। इसलिए आपका टॉपिक तो बहुत अच्छा है और इसको चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है मैम? Yes, sir. Thank you, sir. जी, Thank you so much. Next, anybody else would like to come forward and ask something? कोई कुछ पूछना चाहेगा? Anything? I mean, scholars are also most welcome. Colleagues are most welcome. जो भी कुछ पूछना चाहे, any of you? Have you understood the whole process of how a review of related literature is done, how a gap analysis is done, how the bridging is done, and how the final reckoning is done, and then how research becomes sterile without a conceptual framework? I think Chandan took us through that whole journey. But if any of you have anything to ask and you want to clarify anything, you're most welcome to use this forum with him. Anybody would like to ask anything? Okay. So Chandan, I would like to thank you immensely. बहुत अच्छा presentation रहा. It was very systematic. You made very meaningful slides, and you took us through that whole journey. आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया कि we can evolve a conceptual framework also by the lived experiences of teachers, and that should also find expression and articulation in our conceptual framework. केवल हम borrowed territory से नहीं काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। उस टेरिटरी को हम एक्सप्लोर करते हैं, आइडियाज लेते हैं, क्यूज लेते हैं, और कुछ जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं वो तो आते ही आते हैं, वो तो क्लासिक्स होते हैं एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के। बट जिस सुंदरता से आपने हमें ये समझाया दैट हाउ द लिव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ टीचर्स, द एवरीडे डेलीनेस ऑफ देयर लाइव्स,
also becomes part of their identity and informs their own identity. That's where you brought in the psychosocial flavor also. So thank you very much for this. बहुत दिन से इंतजार था. And इसी के साथ I want to also thank Tulika immensely, because she started this whole series with me. She set it up. She took the pains to organize each of our 8 sessions. She always sent the link, and she was there for every one of the presentations. And she has also recorded them and created a database or a resource base. I shouldn't call it a database, I should call it a resource base. And that resource base, Tulika will make available for private circulation only to those who attend this class or this forum. So, all the recordings, and we are not editing them. We had a discussion, Tulika and I. We decided not to edit them because I think each one spoke with a lot of fervor, and the discussion also augmented the quality. बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला हर सेशन में, और अच्छा खासा डूइंग रिसर्च का एक सीरीज हमारे साथ एज अ रिसोर्स बन गया है. तो तुलिका आप सबको मेल पे बता देंगी कि हाउ यू कैन एक्चुअली एक्सेस दिस, लेकिन आपके साथ शर्त ये है कि ये आपके ही कंजम्पशन के लिए है. दिस इज नॉट टू लिबरेट इनटू द वाइडर वर्ल्ड, ठीक है? क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक पर्पस फॉर दिस क्लास, फॉर एनरिचमेंट ऑफ दिस कोर्स ये काम किया. एंड दोनों तरह की चीजें ली, field-based researches in a non-pandemic situation, and then in a pandemic situation, how to improvise and change, and how to then use different ways in which you can actually gather data and do empirical work. So I need to thank Tulika immensely for this. I would like to thank Rashi for being very regular and also for attending and being there with us all the time. And thank you so much, ma'am, for letting me in. Mansi, Ravneet, and Rishabh is not here, but also Rishabh. And well, there are many more who are not here today, but they all joined us. They took sessions, they participated in sessions. Sanjay is here. Sanjay has been coming since the last 3 turns. सबका जो presence है बहुत एक valuable presence है हमारे लिए, because सब अपने साथ अपनी learnings लाते हैं, अपनी legacies लाते हैं, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं तो 34 साल से पढ़ा रही हूँ, बट मुझे भी बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला आप सबके काम से. सो रियली मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ. And MPhil scholars, I would expect you to please stay on in this forum. I want to wind up today with you. कुछ हमें आपसे discussion करना है. बाकी लोगों को with my heartfelt thanks, can I request you to please leave the meeting so that we can continue with our MPhil class. But all of you can say something if you wish. Rashi, you want to say something? No, thank you so much, ma'am, for organizing such a series. It was I joined in, and this again was such a learning experience. मुझे लगता है कि ये बार-बार सुनते रहेंगे तो हर बार हर एक स्पीकर ने जो बोला है उससे कोई नई चीज ही सीखने को मिलेगी. So it is really interesting. Thank you so much, ma'am. Great, great. Tulika, would you like to say something? Yes, ma'am. I'll just take a minute. I won't take very long, but I just wanted to thank you first of all for giving the opportunity. But also I want to thank all the MPhil scholars for letting us be a part of their class. And बहुत जो इनके सवाल है वो हम लोगों को भी बहुत सोचने के लिए encourage भी करते हैं. The YouTube recordings, I've put everything on YouTube, but आप लोगों को अपने जिस email ID पे आपको invite आता रहा है उसी से login करके वो YouTube देखना पड़ेगा, because it will be accessible only with that YouTube ID, and I will make it accessible to the scholars who have been attending the sessions also. So by tomorrow, hopefully, I will be able to give access for all the 8 sessions. And ma'am, before exiting, I just wanted to confirm that you'll be continuing with the class. Should I stop recording the session? Yes, so yes. I'll just end the recording. Thank you, everyone. Thank you so much. Absolutely. Thank you, Tulika. Would Mansi and Ravneet like to say something before leaving the meeting? Please come forward. Mansi and Ravneet. Yeah, Ravneet. Ravneet, you need to unmute, I think. Ravneet, we are not able to hear you.
Ravneet, are you there? Are you with us? Ma'am, she is not on mute, but her voice is not audible. Okay. Audible. Yes. So then she can type in the chat box. Oh. And Mansi, may I request you to come forward and say something? Mansi, are you there? Yeah. I just wanted to thank the wonderful platform and opportunity to attend all the lectures. What my peers, scholars, and I would also request you to have one more session if there's a possibility where we can just discuss how do we locate the right kind of readings and from where do we locate and how do we organize it and put it in sensible headers or themes. So if we can have one session on that, I think it will be useful for all of us. But thank you, Tulika. Thank you, Namita ma'am. Thank you, Chandan, for an amazing presentation. Thank you. Okay. Anybody else present here would like to say anything from the community of colleagues and scholars? कोई कुछ कहना चाहेगा? Okay. So then may I request all of you to exit, please, with a heavy heart, but I don't have a choice because I just want to touch base with the MPhil group and, you know, take some stock, do some stock taking with them because this will mark the end of their coursework. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Chandan. Look forward to it.